जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। आज ही हमारी 43 नंबर की क्लास है। अगर आपने पिछली 42 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। आइए शुरुआत करते हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा आंसर देते हुए चलिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबका आंसर आना चाहिए और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और इसे दोस्तों दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या? दक्षिण गंगा नाम से भी जानते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गोदावरी नदी से जो है प्रश्न पूछा गया है कई बार बीएड प्रवेश परीक्षा में। आप लोग पीवाईक्यू उठाकर जब देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन जो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? बताएं, इन संगीतकारों में से जो है कौन जो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? प्रयास कर सकते हैं सभी लोग आंसर देने के लिए। साथियों याद रखिएगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें पंडित रविशंकर की, तो ये दोस्तों किससे संबंधित थे? याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। पंडित रविशंकर जो है सितार वादक थे। क्या? सितार वादक थे। और बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, तो दोस्तों ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ये शहनाई से संबंधित थे। और बात करें उस्ताद अमजद अली खान की, तो ये जो है सरोद वादक थे। क्या? सरोद वादक थे। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चोल काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? बताएं, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए, चोल काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों अगर बात करें चोल काल की स्थापना, या कह सकते हैं चोल काल का संस्थापक कौन था, आप कहेंगे विजया चोल। कौन? विजया चोल जो थे ये चोल काल के संस्थापक थे। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि चोल काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, कुलुंजू नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें। सर्वप्रथम कोशिका का पता जो है किसके द्वारा लगाया गया था? सबका आंसर आना चाहिए सवाल नंबर 4 का। चलिए प्रयास करिएगा आप लोग, सभी लोग आंसर देने के लिए। सर्वप्रथम कोशिका का पता जो है किसके द्वारा लगाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए प्रयास करें। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर्वप्रथम कोशिका का पता जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल देखें। भाई एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपके लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। लाइक की संख्या भाई बढ़ती रहनी चाहिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आगा खां कप का संबंध जो है किस खेल से है? प्रयास करिए, आंसर दीजिए, सभी लोग प्रयास करिए। चलिए, आगा खान कप का संबंध जो है किस खेल से है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल देखिएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएं, एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रयास करें आंसर देने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों
एक क्वेश्चन और पूछता है कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो जो है ब्रिटेन के संविधान से। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला सवाल देखें, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबका आंसर आना चाहिए और स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। चलिए प्रयास करिए, आंसर दीजिए आप लोग सवाल नंबर 8 का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? बताएं, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई समझ बूझकर आंसर करिएगा थोड़ा सा। चलिए, महाराष्ट्र, मिजोरम, कर्नाटक, मणिपुर। अच्छा, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है। यहाँ पर जो है पूरे 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है और सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। वर्ली चित्रकला जो है भारत के किस राज्य की फेमस लोक चित्रकला है? प्रयास करिए आंसर देने के लिए। याद रखिएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बताएं, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। प्रयास करें, आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए, किसके शासनकाल में जो है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला सवाल, अष्टाध्यायी पुस्तक के राइटर कौन है? कई क्लास में हमने इस क्वेश्चन को करवाया है और सबका आंसर आना चाहिए, महत्वपूर्ण है। बताएं, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। वेदव्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, पाणिनि। याद रखिएगा साथियों, अष्टाध्यायी पुस्तक के राइटर जो है वो है पाणिनि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, भाई क्या हुआ, लाइक की संख्या नहीं बढ़ रही है? बढ़ाते चलें आप लोग। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ जो है बिल्कुल बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। आइए, उजनी डैम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताएं, उजनी डैम जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रयास करिए, आंसर दीजिए आप सभी लोग। याद रखिएगा, ये जो है आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। महाराष्ट्र में जो है उजनी डैम यानी उजनी बांध अवस्थित है। अगला सवाल, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1985, 86, 84 और 88 में। सबका आंसर आना चाहिए। याद रहे 1988 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में प्रस्तुत करी थी। विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है। अगला सवाल, उर्दू किस भाषा का शब्द है? बताएं। इसमें भी मुझे लगता है गलतियां करेंगे लोग। तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत। चलिए आंसर करें, उर्दू जो है किस भाषा का शब्द है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है कौन सा है? बताएं, सभी लोग आंसर करें। चलिए प्रयास करिए आंसर देने के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र जो है ये आपका किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये कृषि से संबंधित होता है जो प्राथमिक क्षेत्र है। बात करें द्वितीय क्षेत्र की, यानी द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? ये आपका दोस्तों विनिर्माण
क्षेत्र से संबंधित होता है। क्या? विनिर्माण से संबंधित होता है। और बात करें तृतीयक क्षेत्र की, तो तृतीयक क्षेत्र का संबंध किससे होता है? सेवाएं। ठीक है, ये सेवाओं से संबंधित क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। याद रखिएगा, तीनों क्षेत्र महत्वपूर्ण है, पेपर में प्रश्न बनता है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? निकोबार, अंडमान, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर करेंगे सवाल नंबर 16 का। चलिए, भारत का प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, आपका यहाँ पर जो है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। क्या? कावरत्ती। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या इसे कहते हैं जो है इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? बताएं, किसे जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अल्फ्रेड मार्शल को दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो है कब की गई थी? चलिए, सभी लोग आंसर करें, प्रयास करिए सभी लोग आंसर देने के लिए। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा 1854 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1854 में जो है पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में करी गई थी। अगला सवाल, गुरु नानक देव का जन्म जो है कहां पर हुआ था? बताएं। दोस्तों याद रखिएगा, गुरु नानक देव का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 अप्रैल 1469 में। कब? 15 अप्रैल 1469 में जो है गुरु नानक देव का जन्म जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित तलवंडी गांव में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अच्छा, गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के पहले गुरु थे। आइए अगला सवाल देखिएगा, हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 3, 5। दोस्तों हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है, आपको पता होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, निशान ए पाकिस्तान की उपाधि जो है किस भारतीय को मिली है? चलिए, सबके पास 5 सेकंड का समय भाई, आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। चलिए, आंसर करिएगा, निशान ए पाकिस्तान की उपाधि जो है किस भारतीय को मिली है? सबका यहाँ पर आंसर आना प्रारंभ हो गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, मोरारजी देसाई। निशान ए पाकिस्तान की उपाधि जो है किस भारतीय को मिली? मोरारजी देसाई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चलिए, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। बी ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? बताएं, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिएगा, CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सिरका का जो है रासायनिक सूत्र होता है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? चलिए, राजा राम मोहन राय को किसके द्वारा जो है युगदूत कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा युगदूत कहा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? बताएं, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है? प्रयास करें, आंसर दीजिए आप लोग।
चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। बी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्किम जो है ये तीनों तरफ से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है। अगला सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में, कब, 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, किस कृत के लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछता है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। याद रखिएगा 1861 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति जो है कौन होता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, तो भारत का जो है प्रथम व्यक्ति जो होता है भारतीय संविधान के अनुसार वो है आपका राष्ट्रपति। विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट। अगला सवाल, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। साथियों, आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है, इन 50 प्रश्नों में से। इससे देखिए आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है और इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। तो आप लोग भाई ज़रूर बताएं लास्ट में कितने क्वेश्चंस को आप लोग राइट कर रहे हैं। और इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था, शांति के क्षेत्र में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, बताएं। चलिए, धूपगढ़ चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, सबका आंसर आना चाहिए। प्रयास करें सभी लोग। ये जो है आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। मस्तिष्क, आंत, गुर्दा, त्वचा, बताएं। ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो वो है आपका मस्तिष्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है, यानी जो गृहत्याग की घटना है ये इसका प्रतीक जो है क्या है। घोड़ा है, बैल है, हाथी है, भेड़ है। प्रयास करें आंसर देने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, अच्छा, एक सवाल पेपर में बहुत पूछता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो है पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था इनके द्वारा। तो पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। और इस प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और घर छोड़ने की घटना को, जो इन्होंने गृह त्याग किया था, इस घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, वो है आपका घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रयास करिए, आंसर दीजिए आप लोग। 32 का आंसर करें सभी लोग। चलिए भाई, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग धैर्य के साथ क्लास में बने रहेंगे तभी मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है कह सकते हैं पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और इनके द्वारा जो है एक नारा भी दिया गया था, वह कौन सा नारा था, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वी आकार की घाटी किससे बनती है। भूमिगत जल, हिमनद, नदी, झील। प्रयास करें सभी लोग, आंसर दीजिए। वी आकार की घाटी किससे बनती है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है भाई। वी आकार की घाटी जो है नदी से बनती है। अगला सवाल, वांडीवास का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, बताएं। वांडीवास का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था। प्रयास करें।
चलिएगा, प्रयास करें, आंसर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वांडीवास का युद्ध हुआ कब था, तब आप कहेंगे 22 जनवरी 1760 को जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। कब? 22 जनवरी 1760 को। और ये कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में एक स्थान है वांडीवास, वहाँ पर जो है हुआ था, इसलिए जो है इसे वांडीवास युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, हसन खान, हुसैन खान, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपका ए राइट है, शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान। अगला सवाल, ड्यूस शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? बताएं। लॉन टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी। चलिए, ड्यूस जो है ये शब्द किस खेल से रिलेटेड है? सभी लोग प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, लॉन टेनिस से संबंधित है ड्यूस। ठीक है, ड्यूस जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन जो है चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक का लेखक है? बताएं। चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक का राइटर जो है किसे माना जाता है? अमर्त्य सेन, सुखमय चक्रवर्ती, आर.वी. राव को, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा, चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक के राइटर हैं अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक पॉइंट और पूछता है कि अर्थशास्त्र में जो है प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज मिला था, यानी नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। अगला सवाल देखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताएं। 38 का आंसर करें सभी लोग। चलिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर आयर झील, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? बताएं। यूरो कप जो है किस खेल से रिलेटेड है? चलिए, तो ये आपका किस खेल से संबंधित है? ये है आपका किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? बताएं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार आया है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? बताएं। बम्बू नृत्य जो है किस राज्य में फेमस है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलिए, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। चलिएगा, बम्बू नृत्य जो है प्रसिद्ध है, बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम में जो है बम्बू नृत्य फेमस है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। इम्पॉर्टेंट सवाल है, प्रयास करें आंसर देने के लिए। एक पुरातात्विक स्थल है और ये जो है कहाँ पर स्थित है? प्रयास कर सकते हैं, लोथल। ठीक है, ये आपका दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कलिबंगन जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न, भारत का 28वां राज्य जो है कौन सा है? बताएं। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। प्रयास करें, आंसर दीजिए आप लोग। भारत का 28वां राज्य जो है कौन सा है? झारखंड। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। झारखंड की राजधानी रांची है। अगला सवाल, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? प्रयास करें, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए, पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, चलिए भाई, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या माना जाता है? दोस्तों पेपर में पूछता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, यानी हड़प्पा सभ्यता का समय जो है कब से कब तक था? आप कहेंगे
2500 ईसा पूर्व से, कब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को जो है हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। पेपर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। चलिए और एक सवाल पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी, तब आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है, बताएं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सभी लोग आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करें। चलिएगा, सभी लोग प्रयास कर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है? लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। और जो रात में 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है उसमें जुड़ना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण है। जैसे हरित क्रांति जो है ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। क्या? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? मछली उत्पादन से है। और एक है आपका लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका क्या? सेफ्रॉन। क्या? सेफ्रॉन। सेफ्रॉन क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से संबंधित होता है। बात करें रजत क्रांति की, आप सभी को पता होगा रजत क्रांति का संबंध किससे है? कुक्कुट और अंडा उत्पादन से होता है, ठीक है। अच्छा, रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? ये आपका कपास उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आप सभी को पता होगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। और गुलाबी क्रांति ये भी पेपर में पूछा जाता है, झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए भाई देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आता है। याद रखिएगा 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, राउत नाच निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं, एक फेमस लोक नृत्य है राउत नाच, कहाँ का है, किस राज्य का है? प्रयास करें, आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट है। राउत नाच जो है एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ राज्य का। अगला सवाल देखें, चलिएगा, भारत में किसे धान का डलिया कहा जाता है? बताएं, धान का डलिया किस राज्य को कहते हैं? सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को। प्रयास करें, आंसर दीजिए आप लोग। चलिएगा, सवाल नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। छत्तीसगढ़ को जो है धान की डलिया कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। प्रश्न जो है पेपर में आ चुका है, ठीक है। अगला सवाल देखें, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, विश्व विकास सूचना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रयास करें, आंसर दीजिए आप लोग। चलिए भाई देखते हैं किसका किसका आंसर आता है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विश्व विकास सूचना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और इस सवाल नंबर नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, 35 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष और यहाँ पर है आपका 21 वर्ष। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट सवाल है। इससे पता चलेगा कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं, लास्ट तक इस क्लास को करते हैं, ठीक है। जिनका भाई आंसर आएगा उन्हीं का मान्य होगा कि वो लोग इस क्लास को लास्ट तक करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का प्रश्न आप लोग दीजिएगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अच्छा, क्लास की टाइमिंग मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट क्लास में नए हैं देखिएगा, 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं
और उसके बाद 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर करते हैं। तो आप लोग इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है और इस सेशन में जो है बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पर क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा, कोई भी अपडेट होती है, कोई सूचना होती है, आपको तुरंत वहाँ पर दे दी जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं आपसे रात में 8:30 बजे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें और मेहनत के साथ पढ़ते रहें। सामान्य ज्ञान की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप लोग इस क्लास को ज़रूर करें। अच्छा, एक बात और दोस्तों देखिएगा, कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि सामान्य ज्ञान में कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। बस हाँ, इतना आप लोग विश्वास मानिएगा, मैं जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर ही आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।